काम के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए ईमानदारी से, मेहनत से, कमिटमेंट से लगे रहिए तो मुझे पूरा यकीन है कि 10 में से 9 बार आपको सफलता मिल के रहेगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं और उन बड़े लोगों से मेरी तुलना करना शायद मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। ये भी मैं कहूँगा कि IPS IAS या कोई चीज़ पास कर लेना कोई सफलता का मानदंड नहीं होता है। 1869 में थे और जो 1948 में बहुत ही परिवर्तन में हुआ। 1890 में जो थे और 1900 में थे, 1910 में थे। जिस शख्स से आज हम रूबरू होने जा रहे हैं, उस शख्स की शख्सियत ना बताई जाए तो बेहतर है, उस शख्स की पृष्ठभूमि ना बताई जाए तो बेहतर है, क्योंकि वो शख्स खुद अपने आप में एक परिचय है। नमस्कार, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं। जिस शख्स के बारे में हमने ये 2 लाइन में भूमिका बनाई है, वो शख्स गुजरात कैडर के पूर्व DGP 1986 बैच के IPS अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार मल्ल जी हैं। आज डॉक्टर विनोद कुमार मल्ल जी के बारे में हम जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर का संघर्ष कैसा रहा, क्योंकि गुजरात के तेज तरार IPS में इनकी गिनती होती थी और लोगों में खास करके युवाओं की ये धड़कन है। यूथ में इनका काफ़ी लोकप्रियता है और सर ने जिस तरह से अपने YouTube के माध्यम से जिस तरह से युवा इनसे जानना चाहते थे, समझना चाहते थे, मोटिवेट होते थे, सर ने मदद की है। आज व्यक्ति विशेष में इस शख्स की विशेषता जानेंगे कि इस शख्स की विशेषता क्या है और विशेष क्या है। सर, आपका उत्कर्ष पत्रिका पे स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर, कुछ आप अपने जीवन के बारे में बताएं। हर वो स्टूडेंट आपके लाइफ के बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है कि सर जरा अपनी यात्रा के बारे में बताएं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति सफल होता है उसके पीछे एक लंबी यात्रा होती है। आप BHU से इलाहाबाद की यात्रा बताएं सर। देखिए, पहले तो आप सब लोगों का अभिवादन है जो ये शो देख रहे हैं। और ये सवाल एक यात्रा वाली बात है। मैं तो इतना कहूँगा कि हर एक आदमी, हर एक इंसान की जो जीवन यात्रा होती है अनूठी होती है, अपने अपने अनुभव होते हैं और हर आदमी के हिस्से में अपने हिस्से की खुशियाँ आती हैं, अपने हिस्से का संघर्ष आता है और अपने हिस्से की सफलताएं आती हैं। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा सबका रहता है। मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने कोई ऐसा ज़िंदगी में ऐसा कोई संघर्ष नहीं किया, ऐसी कोई चीज़ हासिल नहीं की जिसके लिए मतलब मैं बात करूं। एक सामान्य इंसान रहा, एक सामान्य ज़िंदगी जी। यहीं गोरखपुर से 44 किलोमीटर दक्षिण में कुरवा बाज़ार जगह है, वहाँ पे मैं रहता था बचपन में। वहीं पे ज़िंदगी के 16 साल गुजारे। वहीं पे मैंने 12 तक की पढ़ाई की। बड़ा हंसी खुशी ज़िंदगी वहाँ पे गुजरी। खेलना कूदना, सबके साथ रहना, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेना, बड़ा आनंद का जीवन गुजरा। सबसे मिलजुल के रहना और अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। उसके बाद BSc करने के लिए इलाहाबाद गया और उस समय ऐसा हो रहा था कि इमरजेंसी के बाद का वक्त था और सेशन डिले हो रहा था, तो हम वहाँ से फिर IIT का इम्तहान देके बनारस चले गए। और मैं ये भी कहूँगा कि IIT के इम्तहान में भी बहुत आजकल देखता हूँ लड़के बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उन दिनों की बात मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की थी। मैं बहुत ईमानदारी से बताऊँ, 2-4 महीना थोड़ा सा जो कहीं से किताब गाइड वगैरह मिल गई थी, लेकर के खुद ही पढ़ लिया था। ईश्वर की दया से थोड़ा बहुत आता था गणित वगैरह, तो IIT में पास हो गया। 1000 के आसपास रैंक आई और बनारस में मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स मिल गया और मैं चला गया। और उसके बाद भी देखिए, मैं ये जो संघर्ष वाली बात है मुझे बहुत समझ में नहीं आई, क्योंकि ज़िंदगी में हर समय तो मज़ा आता है, कुछ भी करिए। संघर्ष तो यहाँ से आप चल करके गोलघर भी जाएं तो गर्मी है, उसमें बरसात है तो उसमें भी संघर्ष होता है, लेकिन उसमें एक मज़ा भी होता है कि आप कहीं जा रहे हैं, कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, कुछ खरीदने के लिए जा रहे हैं, पान खाने जा रहे हैं। तो जब कुछ हासिल करना होता है तो रास्ता जो है वो खूबसूरत लगने लगता है। और संघर्ष जो एक मुझे लगता है कि एक नकारात्मक वो देता है कि जैसे किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, वैसी मैंने तकलीफें ईमानदारी से कहूँ मैंने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी हैं। और जो कुछ भी आई हैं, सिचुएशंस आई हैं, चैलेंजेस आए हैं, उनको एक तरीके से कोई ना कोई खुशनुमा रास्ता उसके लिए तलाश कर लिया और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहे। जब बनारस में फिर BTech करने गए तो वो मेरे ख्याल ज़िंदगी का बहुत ही एक स्वर्णिम काल था। बनारस में 5-7 साल रहना, वो वहाँ के कैंपस में मालवीय जी की यूनिवर्सिटी, बड़े अच्छे हॉस्टल्स, बड़ी अच्छी लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत स्कोप था वहाँ पे।
संगीत सीखा, 3-4 साल क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, बहुत सारी साहित्य की, दर्शन की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो की, लोगों से दोस्तियां बनाई, सब बहुत सारे अनुभव वहाँ के रहे। सारनाथ, गंगा नदी, बनारस शहर, बनारस के लोग, बहुत सारी चीज़ें देखी और वो चलता रहा, वो ज़िंदगी की यात्रा चलती रही। और फिर आईपीएस में गया तो उसी तरह का रहा, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नौकरियां, अलग अलग चैलेंजेस, अलग अलग समस्याएं। और एक विद्यार्थी के तरीके से आप जाइए, उसको समस्या को हल करने की कोशिश कीजिए। मुश्किलें आती हैं, कभी बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन जितनी मुश्किलें आती हैं आप यही सोचिए कि आप में ताकत कहीं ना कहीं तो है, आप कर तो लेंगे ही, कहीं से रास्ता निकलेगा। और ज़्यादातर मैं बताऊं कि अगर आप किसी चीज़ में लगे रहिए, जो कि महत्वपूर्ण बात मैं कर रहा हूँ, कि किसी भी काम के लिए, किसी भी उद्देश्य के लिए ईमानदारी से, मेहनत से, कमिटमेंट से लगे रहिए, तो मुझे पूरा यकीन है कि 10 में से 9 बार आपको सफलता मिल के रहेगी। एक बार फेल होंगे, लेकिन फेल होना इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, वो रास्ते का हिस्सा है। वो उससे भी हमें देखना चाहिए क्या कम ज़्यादा रहा और उससे क्या हम सीख सकते हैं, और आगे बढ़ती रही, ऐसे ही ज़िंदगी चलती रही। ये जो आपकी मुहिम है बुद्ध से लेकर से कबीर तक, सर इसको आप तुलसी से कबीर भी कर सकते थे, रैदास से बुद्ध भी कर सकते थे, और सर बुद्ध से जैन भी कर सकते थे। ये आपने जो लाइन बनाई बुद्ध से कबीर तक, मैंने बुद्ध को पढ़ा है और जो छूटा था वो आज भी मैंने पढ़ा, कबीर को पढ़ा है, उनकी थिंकिंग अलग और जो मध्य मार्ग उन्होंने चुना। लेकिन सर आप कुछ अलग कर सकते थे, जैसा मैंने कहा तुलसी से कबीर, ये आपने ये जो लाइन बनाई बुद्ध से कबीर तक, ये क्या है? देखिए, हिंदुस्तान में इतनी विविधता है, हिंदुस्तान में इतनी खूबसूरती है, इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसा आप कह रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी। और इसीलिए जब मैं ये नाम चुनने गया तो हमारे सब मित्र लोग थे, सारे लोग यहाँ पे हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं, ये मित्रों के साथ ही ये सब चर्चा होती थी। हमने कोई अकेले कोई चीज़ पहली बात तो की नहीं, और जब कोई भी चीज़ होती, नाम रखने की बात होती, तभी भी चर्चा होती थी और अलग अलग विचार आते थे। तो ये जो नाम भी लिया गया है ना, आप देखिएगा, आप जो सारी चीज़ें कह रहे हैं वो सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं। हमने ये नहीं कहा कि ये बुद्ध कबीर यात्रा है, हमने कहा कि बुद्ध से कबीर तक यात्रा है। और जब हमने बुद्ध से कबीर तक कहा तो आप देखिएगा बुद्ध से शुरू होकर के महावीर भी उसी समय आ जाते हैं, उसके बाद नागार्जुन भी आ जाते हैं, शंकराचार्य भी आ जाते हैं, इस्लाम भी आ जाता है, क्रिश्चियनिटी भी आ जाता है, रविदास भी आ जाते हैं, सब बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसमें। उसमें गांधी भी जुड़ जाते हैं, हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें गांधी बहुत ही सशक्तपूर्ण तरीके से आते हैं। तो उसमें उसके बाद भी सब लोग, जो हिंदुस्तान की पूरी जो एक तरीके से संस्कृति रही है, एक विरासत रही है, जितने भी महापुरुष आए हैं सब उसमें वो जुड़ते जाते हैं और हम सब उनसे प्रेरणा लेते हैं। और ये चलती रहेगी, जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता रहेगा ये यात्रा ऐसे ही चलती रहेगी। तो इस तरह से, लेकिन ये बुद्ध से कबीर तक का नाम खास ये था कि हम जो पहली यात्रा 2018 में निकाले थे, बुद्ध से कबीर तक यात्रा, वो हमने कुशीनगर से मगहर तक निकाला था। तो कुशीनगर बुद्ध से जुड़ा हुआ है और मगहर कबीर से जुड़ा हुआ है। तो यात्रा हम बुद्ध से कबीर तक बहुत ही स्वाभाविक तरीके से, कुशीनगर बुद्ध से जुड़ा हुआ और मगहर कबीर से, तो उस तरह से हमने नाम लिख दिया बुद्ध से कबीर तक। और एक नाम एक बार पड़ गया और साथ साथ ये जो है एक तरीके से 2000 सालों का एक बहुत ही समृद्ध इतिहास अपने बीच समाहित किए हुए हैं, तो इस तरीके से ये नाम पड़ गया। सर आपने IIT किया, आप वैज्ञानिक बन सकते थे, एक अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, आपने IAS को क्यों चुना? देखिए जी, देखिए ऐसा है कि ज़िंदगी का हर एक क्षण जो है बहुत सारी एक संभावनाएं प्रस्तुत करता है, और ये एक महज संयोग होता है कि कब क्या चीज़ आदमी चुन ले। पहली बात तो जब मैं IIT गया वो भी बहुत नहीं सोचा था, गांव से पढ़ा था, एक बस मन में आया कि चलो IIT के इम्तहान दे देते हैं, सब लोग देते हैं, अच्छा एग्ज़ाम है तो दे दिया। उसी तरीके से जब बीटेक पास किया और इंजीनियरिंग की नौकरी मुझे मिल गई थी, कई जगहों से मिल गई थी। मेरे ख्याल से मुझे नौकरी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से मिल गई थी, अपट्रॉन से मिल गई थी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से मिल गई, कई जगहों पर रेलवेज में भी मिल गई थी। तो लेकिन ये था कि चलो अब देखते हैं, सिविल सर्विसेज कहते हैं कि बड़ा ही टफ एग्ज़ाम होता है, देखते हैं। नौकरी का ईमानदारी से बहुत ज़्यादा नहीं सोचा था, नौकरी तो कहीं ना कहीं मिल ही जाती, लेकिन ये था कि एक बहुत कहते हैं कि टफ एग्ज़ाम है, हम भी आजमा लेते हैं। ऐसा नहीं था कि पास ही हो जाएंगे, फेल भी हो सकते थे, लेकिन ये था कि चलो जो भी है वो पूरी कोशिश कर लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं 1 आध साल और देख लेते हैं कितने पानी में हैं। तो हमने जो है अपने आप को कितने पानी में टेस्ट करने के लिए मेहनत से एग्ज़ाम दिया, 1 आध साल मेहनत से अच्छे से पढ़ाई की और बस। सर आपने इलाहाबाद को 2 साल तक जिया है, वहाँ पढ़े हैं, और आपका खास लगाव वहाँ के एक छात्रावास से है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाँ जी सर। तो सर इलाहाबाद में बौद्धिक बाज़ार लगता है,
अगर कोई एग्ज़ाम देकर कोई व्यक्ति आ रहा है तो चाय की दुकान पे ही चर्चा शुरू हो जाती है। गैस है तो उसमें कोई पूछ देगा कि गैस में महक कहाँ से आती है, उसमें क्या पड़ता है, तो किसी ने जवाब दिया एथिल मरकैप्टन है। मतलब वहाँ बौद्धिक बाजार लगता है। आप उस इलाहाबाद से बनारस की आपने यात्रा की और एक आपका स्टेटमेंट मैंने सुना, यूट्यूब पे देखा, लेख भी मैंने पढ़े, उसमें आप ये कहते हैं कि जब मैं वहाँ के लोगों को देखता था कि ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं, ज़बरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि एक बोरिंग टाइप का, और आप वैसे नहीं थे, आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से आपकी पढ़ाई होती थी। तो आपका ये कहना था उस चैनल पे कि उनको कुछ और करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। जो आज का युवा है वो एंजॉयमेंट समझ ही नहीं पाता है। वो सोचता है कि मैं एंजॉयमेंट करूँगा तो अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। आपके नज़र में वो एंजॉयमेंट क्या हो सकता है एक युवा के लिए? देखिए, वही जब आप सवाल पूछना शुरू किए, भौतिक बाजार लगता है, तो वो भौतिक बाजार में मैं कंफर्टेबल नहीं था। वो भौतिक बाजार में मुझे मज़ा नहीं आता था। हर समय बोझ लेकर के कि हमें किताब पढ़ना है, ये करना है, कंपटीशन पास करना है, और चाय की दुकान पे गए तो वही बात कर रहे हैं। मुझे लगा कि ये बहुत ज़िंदगी को बहुत ही सीमित तरीका है ज़िंदगी को जीने का। ज़िंदगी खुली होनी चाहिए। और हम लोग 16-17 साल की उम्र में पढ़ने गए थे। 16-17 साल की उम्र में क्या होता है, आदमी बच्चा होता है। तो ठीक है, पढ़ाई तो होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ और भी तो देखो, क्रिकेट भी खेलना है, फुटबॉल खेलना है, थोड़ा सा घूम टहल भी आना है, मौज मस्ती भी कर लेनी है, फिल्म भी देख लेनी है, बाज़ार में जाके समोसा भी खा लेनी है, सब चीज़ें भी होनी चाहिए। तो शायद ये एक फैक्टर था इलाहाबाद में। हालांकि मैं वहाँ एंजा हॉस्टल में था, बहुत अच्छा हॉस्टल था, बहुत ही प्रतिष्ठित हॉस्टल था। वहाँ पे जो फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स ग्रुप था, उसमें मेरा एडमिशन हुआ था, जो कि बहुत ही 25-30 लड़कों का सिलेक्शन होता, पूरे यूपी से वो लोग आते थे, तो काफ़ी टॉप मेरिट वाले लोग जाते थे, तो उसमें मैं था। लेकिन ये जो चीज़ थी वो कुछ मुझे जमी नहीं। मतलब ईमानदारी से बताऊं, ये बड़ा विचित्र लगता है सुनने में, लेकिन ये चित्र मुझे कुछ थोड़ी सी जमी नहीं। मुझे लगा कि ये मैं स्वाभाविक नहीं हूँ, क्योंकि गांव में रहता था, दिन रात खेलता रहता था, कूदता रहता था, फुटबॉल, क्रिकेट, ये वो करता रहता, तो वहाँ जाके इतना स्ट्रेस में, और कोई कहे कि अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए। और एक महाशय थे हॉस्टल में, सीनियर थे, तो रैंकिंग में कहते थे कि भाई तुमको रोज़ रात में मुझे 5 अंग्रेजी के नए शब्द आके मुझे बताना है क्या तुमने सीखा। अब इस तरह का अंग्रेजी सीखना और ये स्ट्रेस मुझे बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि आदमी ज़िंदगी में इकट्ठा सब कुछ थोड़े सीख लेता है, धीरे धीरे चलता रहता है, आदमी एक स्वाभाविक तरीके से सीखता रखता है, और स्वाभाविक होना, एक ज़िंदगी स्वाभाविक जीना बहुत ज़रूरत। तो हमने फिर वो IIT का इम्तहान दिया और बनारस गया। बनारस में हमने बहुत कुछ सीखा, मैं बताऊँ। मतलब बीटेक की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके अलावा लिटरेचर, फिलॉसफी, हिस्ट्री, बहुत सारी चीज़ें देखी, लेकिन बड़ा ही आनंद के साथ में पढ़ता था। जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा चल रही थी, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने बीटेक में पढ़ा था। अब ये देखिए कि बीटेक के साथ मैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ रहा हूँ, और वो देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या हुआ है, 2000 साल पहले क्या हुआ, 4000 साल पहले क्या हुआ, 600 साल पहले क्या हुआ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में नेहरू जी का पढ़ा, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, रशियन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था। तो आपका दिमाग को आप उड़ान दीजिए। दिमाग सीमित रखने के लिए नहीं है, वो उम्र होती है आप दिमाग को उड़ने दीजिए, छोड़ दीजिए, नई नई चीज़ें देखने दीजिए, नई नई चीज़ें समझने दीजिए, और वही मज़ा आता है। नई चीज़ें करेंगे, कभी फेल होंगे, पास होंगे, कम होगा, ज़्यादा होगा, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि वो एक्सपेरिमेंट करना चीज़ों से, रुकिए मत। संगीत सीखा मैंने बनारस में, हमने कभी नहीं सोचा था कि मैं क्लास। सर, मैं आ रहा था, नोट नहीं कर पाया। आपकी कुछ उपलब्धि रही है BHU में जिसे मैं जानना चाहता हूँ। अभी सर चर्चा कर रहे थे, मैं नोट नहीं कर पाया। अब उपलब्धि की बात तो क्या है कि मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं, और उन बड़े लोगों से मेरी तुलना करना शायद मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है। महज एक संजोग की बात है कि पिछले साल बनारस के किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लिस्ट निकाली गई थी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के 50 उनके हिसाब से जो काफ़ी जो अचीवर्स रहे हैं, या जो भी कह लीजिए, जिन्होंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया, उसमें मेरा भी नाम था। और लेकिन मैं बहुत विनम्रता से कहूँगा कि शायद बहुत सारे लोग होंगे जो कि उस लिस्ट में नहीं रहे होंगे, जो कि हमसे बहुत ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयां हासिल की गई होंगी। और ये भी मैं कहूँगा कि IPS IAS या कोई चीज़ पास कर लेना कोई सफलता का मानदंड नहीं होता है, ये मैं बहुत बताऊँगा। कई लोग होंगे जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे होंगे, कई लोग जो है गरीबों के लिए काम कर रहे होंगे, वो सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो इस तरह से कहना तो मेरे लिए थोड़ा सा होगा कि वो सफलता थी। मैं बहुत ही विनम्रता से, उन्होंने जो मुझे आदर दिया, मैं उसकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ पाना है, वो एक बहुत खुशी की बात है कि कुछ लोगों ने हमें समझने की कोशिश की, मेरे प्रयासों को, जो कुछ भी ज़िंदगी में किया उसकी तारीफ़ की। लेकिन मेरे ख्याल से रास्ता बहुत आगे लंबा है। सर, गांधी के बिना भारत अधूरा है। गांधी पे टिप्पणी करने वाले भी गांधी के विचारों को मानते हैं।
खैर उनके अपने राजनीतिक मुद्दे होते होंगे। सर एक मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, मैं भी आपका प्रशंसक हूँ, आपको देखता हूँ, सुनता हूँ, और आपने कहा बहुत कुछ पाना है, आपने बहुत कुछ पाया है। सर मेरा एक सवाल है, आपने एक बुक पढ़ी मेरी तेरी उसकी बात, यशपाल जी की, गांधी जी पे काफ़ी टिप्पणी थी, टीका टिप्पणी आपने कहा, फिर आपको उस समय बुरा लगा, फिर जाकर आपने उस विचार को समझा। सर क्या था, ज़रा इस पे प्रकाश डालिए, क्योंकि गांधी की बात ना हो तो ये चर्चा अधूरी है। देखिए, जिंदगी एक इवोल्यूशन की बात होती है, एक प्रक्रिया से गुजरना होता है और अपने आप को ग्रो करना होता है, और गांधी इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं होता। गांधी खुद ज़िंदगी में ग्रो किए हैं। गांधी जो 1869 में थे और जो 1948 में बहुत ही परिवर्तन में हुआ, 1890 में जो थे और 1900 में थे, 1910 में थे, आप लगातार देखिएगा उनके विचारों को, देखिएगा दक्षिण अफ्रीका में कुछ उनके विचार हैं रेसिज्म वगैरह पे, उसके बाद लगातार बदलते रहे। और गांधी के साथ सबसे बड़ी जो बड़ी बात है कि उन्होंने हमेशा सीखने की कोशिश, ज़िंदगी के आखिर तक सीखने की कोशिश की। और ये बात सही है कि गांधी के बिना हिंदुस्तान का इतिहास पूरा नहीं होता। आज बड़े दुख की बात है, गांधी को लोग हमेशा बहुत लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं और बिना जाने में क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं स्वागत करूंगा कि गांधी को पढ़ करके उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, वो बिल्कुल सही बात होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गांधी में आप कमियां पा सकते हैं, किसी भी इंसान में होती हैं। गांधी भी इंसान थे और अपने आप को इंसान मानते थे, कमियाँ होती हैं। लेकिन गांधी की जो सबसे बड़ी बात थी कि उनका जीवन बिल्कुल पारदर्शक जीवन था। वो जो है वो कोई चीज़ उनकी छुपी हुई नहीं थी। उनकी कमियां थी, वो कमियों को कभी छुपाना, जिनको हम कमियां कहते हैं, जैसे कभी कभी जो ब्रह्मचर्य के उनके प्रयोग थे, कई लोग कमियां मानते हैं, लेकिन गांधी जी ने वो चीज़ भी कभी छुपाई नहीं। वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में, हर चीज़ पब्लिक डोमेन में, उसके बारे में वो लोगों से चर्चा कहते थे। एक बार तो सरदार पटेल ने कह दिया, क्या गांधी जी ये सब क्या कर रहे हैं, आपको आज़ादी की लड़ाई लड़नी, कह दिया था उन्होंने, क्योंकि गुजरात के थे, उनसे गुजराती में बात कर सकते थे, तो सरदार पटेल ने कह दिया था। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। एक बार 1918-19 के आसपास में कुछ किसी महिला से इनकी मित्रता हुई, पंजाब की थी, लाहौर की थी। उसके बारे में थोड़ा कांग्रेस के अंदर लोग अनकंफर्टेबल हुए थे, और कोई चौधरानी नाम था, राजकुमारी चौधरानी या इस तरह का कुछ नाम था। तो कांग्रेस के अंदर लोगों को लगता है कि गांधी जी को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, और इस तरह की बातें, शायद जो हमारा फोकस है उस फोकस से शायद थोड़ी बात। तो गांधी जी का जीवन जो था वो हमेशा जो है एक इवोल्यूशन की प्रक्रिया से गुजरता रहा। और सबसे बड़ी बात है कि एक सौराष्ट्र के, गुजरात के एक कंजर्वेटिव सामान्य हिंदू परिवार से आने के बावजूद गांधी जी 1891-92 में जैन गुरु से दीक्षा लेते हैं, श्रीमद राजचंद्र से दीक्षा लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वो फिर अलग अलग विचारों से, बौद्ध विचारों से, वेदांत से बहुत गहरा प्रभावित हुए। और वेदांत के यम को, जो सत्य अहिंसा का सिद्धांत है, बुद्ध ने भी ये सिद्धांत दिए थे, महावीर ने भी दिए थे, उसको इन्होंने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश की। और गांधी की जो सबसे बड़ी बात है कि जो उनके विचार थे, जो उनका दर्शन था, उसको ज़िंदगी में अमल करते थे। आज शायद जो देश के पास सबसे बड़ी जो कमी खल रही है कि जो नेता लोग हैं वो बातें कुछ और करते हैं और ज़िंदगी में कुछ और जीते हैं। वो दोनों के बीच में गांधी से हमें बहुत कुछ सीखना है। गांधी के अंदर जो शक्ति थी वो एक आध्यात्मिक शक्ति थी, जो सत्य और अहिंसा के से वो हमेशा लगे रहते थे कि उस पर हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बेसिक जो मूल मानवीयता के सिद्धांत, उस पर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये गांधी की सबसे एक सवाल है, डॉक्टर विनोद कुमार मल्ल, अब तो आप रिटायर हो गए हैं, नई पारी की शुरुआत आप करने जा रहे हैं। वो पारी क्या होगी? आप शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे, राजनीति के क्षेत्र में जाएंगे, या जो आप ये सामाजिक सेवा कर रहे हैं, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में जाएंगे? देखिए, ये जो तीनों आपने नाम लिए, तीनों चीज़ें अलग नहीं हैं। समाज सेवा, राजनीति, शिक्षण, सब कुछ एक ही है। और देखिए, समाज के लिए काम करना बेसिकली, जैसे बुद्ध से कभी तक भी करते हैं, जैसे हमारा तो वैसे एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इसके जो काम है, इसका राजनीति पे निश्चित रूप से असर है। जब हम कहते हैं कि हर आदमी को बराबरी का हक होना चाहिए, समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए जाति, धर्म या जेंडर के आधार पे, तो ये क्या है? ये राजनीतिक सिद्धांत है, अपने संविधान का सिद्धांत है। तो हम ये नहीं कहें कि हम संविधान को देख नहीं रहे या राजनीति को देख नहीं रहे। हम राजनीति को देख रहे हैं और राजनीति में जो हो रहा है इसके लिए हम काम कर रहे हैं। ये है कि हमने एक रास्ता चुना है, हमने एक रास्ता चुना है, जो रास्ता गैर राजनीतिक होने के बावजूद भी आज की राजनीति को प्रभावित करने वाला है। शायद आपको नहीं पता है, रिटायरमेंट के बाद मैंने पहले ही, उसी तुरंत ही बाद ही मैंने अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और अप्लाइड साइंस का जो
डिपार्टमेंट है, मैंने ज्वाइन कर लिया है और मैं कंप्यूटर साइंस विभाग में वहाँ पे एज ए प्रोफेसर पढ़ाना भी मैंने शुरू कर दिया है। वो भी एक रूठा काम है, मज़े का काम है। और सर, युवा बड़े खुश हैं क्योंकि आप अब उनको पूरा समय दे पाएंगे। आप व्यस्ततम टाइम में भी आधे घंटे 25 मिनट 20 मिनट समय निकाल कर आप युवाओं की मदद करते थे। सर, युवाओं से कुछ संबंधित मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं। सर, युवा सोचते हैं कि आईएएस बनना, आईपीएस बनना बड़ा आरामदेह है, मतलब बड़ी अच्छी जॉब है। हमने देखा है 2 या 3 सालों में आईएएस और आईपीएस को भी आत्महत्या करते हुए, डिप्रेस होते हुए। सर, ये एक सवाल मेरा ये है कि आईएएस की तैयारी में काफ़ी मेहनत लगती है। जैसे लोगों का कहना है 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे पढ़ने पड़ते हैं। पिता की उम्मीद, माँ की उम्मीद, दोस्तों की उम्मीद, समाज की उम्मीद। सर, अभी देखिए लॉकडाउन का समय था 20 से 21 में, काफ़ी स्टूडेंट डिप्रेशन में जाकर आत्महत्याएं लोगों ने की हैं। सर, इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया जाए? देखिए, 1-2 तरीके हो सकते हैं। पहली बात तो ये मत समझिए कि सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस ही ज़िंदगी में सब कुछ है और वो नहीं मिला तो आप ज़िंदगी में सब कुछ खो देंगे। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। ज़िंदगी में आज की तारीख में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और ऐसे में बहुत लोगों को जानता हूँ जो कि आईएएस, आईपीएस नहीं कर पाए और ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। तो ये तो कभी सोचिए मत कि यही ज़िंदगी में है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और ये भी मत मानिए कि वहाँ पे आप जा रहे हैं तो कोई आराम करने के लिए, जमींदार की तरह रहने के लिए जा रहे हैं। अगर इस सोच के साथ जा रहे हैं तो बल्कि मत जाइए। कैरियर होता है, वहाँ पे सुख सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन ये सोचिए कि एक ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको काम करने में मज़ा आएगा, देश के लोगों के लिए, समाज के लोगों के लिए कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही, तब उस काम को एंजॉय करेंगे। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि हमको वहाँ पे आराम मिलेगा, बड़ा बंगला मिलेगा, वो लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, ये सोच के जा रहे हैं, तो शायद इस सोच से जाएंगे तो शायद कभी ऐसे समय आए जब आपको वो समस्याएं, नौकरी के अंदर भी लोगों को समस्याएं होती हुई देखा, लोग अपने एस्पिरेशंस ऐसे बढ़ा लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ही गलत एस्पिरेशंस लेकर के सर्विस में आते हैं, वो नहीं पूरी होती है। मुझे याद है कि एक स्टेट पुलिस पीसीएस वाला ऑफिसर था, उनको डिप्रेशन हो गया था। किस बात के डिप्रेशन? कि उनके पास बड़ी गाड़ी नहीं है। अरे भाई, जब गाड़ी है ये तो सोचिए कि कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ी क्या साइकिल भी नहीं है इस देश में। आपके पास गाड़ी है, सरकार की तनख्वाह देती है, आपके पास घर है। तो मैं ये कहूँगा कि देखिए, पढ़ाई में जो तैयारी के दरमियान कभी कभी डिप्रेशन होगा। जब कोई भी आप टारगेट हासिल करने जा रहे हैं तो, और ख़ासकर सिविल सर्विसेज जिसकी परीक्षा की तैयारी का समय बहुत लंबा होता है, तो कभी कभी लगता है कि शायद ठीक तैयारी नहीं हो रही है, शायद पास हो फेल हो, तो वो एंग्जाइटी हो, वो आपके कैरेक्टर का टेस्ट है। वो एंग्जाइटी भी होगी और डिप्रेशन भी कभी कभी होगा, लेकिन वो डिप्रेशन से घबराइए मत। डिप्रेशन मानिए कि इस तैयारी का हिस्सा है, कभी कभी आएगा और उसको निकलने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं है। उससे निकलने का तरीका बहुत मुश्किल नहीं। यही 2 चीज़ें याद रखिए कि एक तो आईएएस, आईपीएस सब कुछ नहीं है, और दूसरा आप पढ़ते रहिए। आप यही सोचिए कि बस पढ़ते रहिए, बाकी वो सब सारी चीज़ें भूल जाइए और पढ़ते रहिए। यू आर पुटिंग योर बेस्ट, वो आपको मोटिवेट करना चाहिए कि पूरी ईमानदारी से आप मेहनत कर रहे हैं, बाकी छोड़ दीजिए, बाकी सब होता रहता है। बाकी आप कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ज़रूर हासिल कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, आईएएस नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, लेकिन आप ज़रूर कुछ हासिल करेंगे अगर ईमानदारी से मेहनत। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत, तनाव रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा माता पिता को भी इस तरह के एस्पिरेशंस नहीं रखने चाहिए कि लड़का आईएएस ही बनेगा। ऐसा कोई देश में 100 लोग 150 लोग आईएएस में होते हैं, सिविल सर्विस में 500-700 लोग होते हैं। तो ये सोचना कि हो ही जाए, ये कोई बहुत वो नहीं है और वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म नहीं। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, ज़िंदगी में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। लगे रहिए, आप कहीं ना कहीं सही जगह पे आएंगे। खुश रहना महत्वपूर्ण है। मैं देखा है कि ऑफिस का क्लर्क, ऑफिस के चपरासी भी बहुत खुश रहते हैं और किसान भी बहुत खुश रहता है जिसको खुश रहने आता है, और जिनको खुश रहने नहीं आता वो कलेक्टर बन करके भी आत्महत्या की हैं इस देश में, आपने देखा हुआ है। तो वो एक ज़िंदगी जीने का तरीका आपको सीखना चाहिए, उससे आप खुश रहेंगे। सर, किसी ने ये प्रश्न किया है और हमने इसको नोट भी किया कि सर, आईएएस बनने के लिए स्मार्ट रीडिंग फार्मूला क्या है आपके हिसाब से? बच्चे द हिंदू पढ़ते हैं, पूरा रटते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं रोज के रोज। आपकी नज़र में एक स्मार्ट तरीका क्या है, कैसे आप तैयारी करते हैं? देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए मैं अपना फार्मूला नहीं दूँ, लेकिन एक बात मैं कहूँगा, सीधी सादी कॉमन सेंसिकल बात कहूँगा कि सिविल सर्विसेज की तैयारी में जितना ज़रूरी है किसी चीज़ को पढ़ना, जो चीज़ करना चाहिए वो करिए, जो पढ़ना चाहिए उसको पढ़िए, उतना ही ज़रूरी है जो नहीं करना चाहिए उसको मत करिए, जो न पढ़ना चाहिए, जो चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए उसको मत पढ़िए।
क्योंकि वही आपने जैसे कहा कि ये भी पढ़ो और भी पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो और हिंदू अखबार लेके 2 घंटा बैठो, वो वेस्टिंग ऑफ टाइम है। आपको बिल्कुल सही अपने टाइम का एलोकेशन करना पड़ेगा। अखबार के लिए आप एक दिन में एक अखबार लीजिए, और मैं कहूँगा कि आधे घंटे से ज़्यादा टाइम बिल्कुल मत दीजिए। मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ। अगर आप देख रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ चीज़ जब स्कैन करते समय अखबार को आप, और अखबार को भी आप एक लाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन करिए, काम की चीज़ लगे तो ही पढ़िए, फालतू चीज़ों को मत पढ़िए, अंग्रेजी सुधारने के लिए अखबार मत पढ़िए। और जो चीज़ लगे वो किसी किताब में, आप किसी नोटबुक में आप नोट कर लीजिए, जिससे बाद में अखबार तो कहीं चला जाएगा। बहुत लोग अपना अखबार में कटिंग करके रखते हैं जो कभी नहीं पढ़ पाते, फिर से वो रखी रहती कटिंग और कचरा पड़ा रहता है रूम में, और ज़िंदगी में कभी। तो आप उसको एक नोटबुक बनाइए और एक दिन में जो आप कुछ उससे पॉइंट्स लेते हैं वो आधा पेज से ज़्यादा तो कतई ही नहीं होनी चाहिए। आधा पेज से ज़्यादा हो रहा है तो आप कचरा लिख रहे हैं, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो यही समझने की बात है कि वही स्मार्ट वाली बात है कि आप अपना एक तो टाइम ऑप्टिमाइजेशन करिए कि आपका बॉडी कितना लोड ले सकता है। 10 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा, ये नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा स्ट्रेस में रहें, आपकी आंखें दुखती रहें, आपका सर दुखता रहे। एक किस लेवल पे आप अपने आप को एक 8-9 महीना, साल भर ले जा सकते हैं, 2 साल ले जा सकते हैं, उस लेवल पे अपने उसको मेंटेन करिए। उसको आप टेस्ट करते रहिए, बढ़ाते रहिए, देखिए कितना हो पाता है, क्योंकि अपने आप को क्षमता तो टेस्ट करते रहनी चाहिए। तो उस तरीके से करते रहिए, लेकिन अनावश्यक चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। कौन फेल हो गया, वो तेज था, फेल हो गया, वो पास हो गया, उस चक्कर में मत पड़िए। उस चक्कर में पड़िएगा तो आप कहीं के नहीं रहिएगा, क्योंकि बहुत तेज लोग फेल हो जाते हैं। क्या उनकी गलतियां थी आप नहीं जानते, सिर्फ यही जानते हैं कि उसका इतना % नंबर आया था फिर फेल हो गया। तो उसका तनाव आप अपने ऊपर मत लीजिए। आप अपने तरीके से अपनी क्षमता के हिसाब से करिए और अपना अंतर्वलोकन जरूर करते रहिए, देखते रहिए कि आपकी कमियां क्या हैं। ज़्यादातर लोग जो नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, उनमें एक ही चीज़ की कमी होती है, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई न कर पाने की क्षमता, और दूसरा कि गलतियां आइडेंटिफाई हो जाने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर पाते हैं। वो चेंज कर सकते हैं कि अपने आप को सुधार कर सकने की क्षमता आप में होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन हम एक बार ले लेंगे कि सर आर्थिक रूप से कमजोर छात्र IAS की तैयारी कैसे करें और वैकल्पिक विषय का चुनाव कैसे किया जाए? वैकल्पिक विषय लेने में यही है कि आप समझिए कि आपको किस विषय में कॉन्फिडेंस है और वो विषय चुनिए, दूसरों के कहने में मत जाइए और उस विषय को अच्छे से आप तैयार करिए। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आपका BA या MA में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, उस विषय में आपने अच्छा किया हुआ है, दैट इज़ अ गुड इंडिकेटर कि आप उस विषय को ले सकते हैं। और ऐसे विषय जिसका सिलेबस बहुत बड़ा हो, जैसे इंजीनियरिंग का है, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। आपकी पसंद के ऊपर है क्या सकता। दूसरा जो था गरीब बच्चों वाली बात हुई, देखिए एक तो बात यह है कि आजकल जो कोचिंग ओरिएंटेड सिस्टम हो गया सिविल सर्विसेज का, और ऑब्वियसली उसमें पैसा खर्च होगा और बहुत सारे बच्चे होंगे जो गरीब परिवारों से, सामान्य परिवारों से होंगे, वो नहीं कर पाते होंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं आपको सिविल सर्विसेज करना ही करना है और आपको पास करना है, तो मेरे ख्याल से ये सारी समस्याओं का हल आपको ढूंढना पड़ेगा। कहीं से आपको पैसे का जुगाड़, आपको अगर पैसे का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं से कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। कहीं से उधार लीजिए, रिश्तेदार से लीजिए। अगर आपको बहुत मन है और आपको लगता है कि सिर्फ यही बाधा है आपके सिविल सर्विसेज को पास करने में, कहीं से आप उसकी व्यवस्था जरूर करिए। सर पहले तो आप व्यस्त थे, व्यस्ततम समय में समय निकालते थे। सर आपकी योजना क्या है? आपके फॉलोअर हैं, युवाओं में आपकी मतलब युवा आपको एक आइकॉन की तरह देखते हैं, तो सर आगे की योजना क्या है युवाओं के लिए? कोई आप YouTube ऐसा चैनल लेकर आ रहे हैं जहां आप युवाओं को मोटिवेट कर सकें, और ऐसा कुछ सर हमसे ये सवाल था कि सर कुछ ऐसा कर रहे हो तो ज़रा बताएं हमको। देखिए, पहली बात तो हमने ऐसा कोई तीर नहीं मारा जिससे मैं युवाओं को मोटिवेट करूं। यहाँ ये है ज़रूर कि यहाँ पे लोगों से मुझे एक तरीके से गोरखपुर में और आसपास के इलाकों में पिछले सालों में जिस तरह से हम काम करते रहे, वो प्रेम मोहब्बत का एक रिश्ता बन गया है लोगों से, मैं ये कहूँगा। और इसलिए युवा ही नहीं, सब लोगों के साथ में, बड़े लोगों के साथ में भी हमारे उतने ही अच्छे रिश्ते हैं, कलाकारों के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं, साहित्यकारों के साथ इतने अच्छे रिश्ते हैं, और ये रिश्ता आगे बढ़ता रहे। और जो बुद्ध से कबीर तक में हम लोग एक समाज में भाईचारे की साझी विरासत को मजबूत करने की बात कर रहे हैं।
भेदभाव हटाने की बात करें। ये प्रयास हमारा चलता रहेगा। हमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हमें कल हासिल करनी है, परसों हासिल करें। हम चाहते हैं कि इस देश की जो अस्मिता है, देश की जो एक तहजीब है, जो प्यार मोहब्बत की तहजीब है, उस तहजीब को हम आगे बढ़ाएं और वो बढ़ाते रहें। हमें कोई आज कल में कुछ हासिल नहीं करना। ये तो ऐसी चीज़ है जो हिंदुस्तान, और मुश्किल चीज़ है, मैं इस चैलेंज को बहुत मुश्किल समझता हूँ कि जिस तरीके से आज नफ़रत वाली ताकतें इस देश में हैं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ रही हैं, जय श्री राम अल्लाह अकबर के नाम पे लड़ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें इस पे लड़ रहे हैं। पोलराइजेशन है, विचारों का पोलराइजेशन है, कट्टरता है, वो सब इस देश के लिए ठीक नहीं। सर मैं सोचा कि सर बुद्ध से कबीर तक की जो लाइन सर ने सेट की है मैं पढ़ूं। मैंने पढ़ा बुद्ध को, फिर सोचा कि सर से क्या पूछूंगा। बुद्ध को जब मैंने पढ़ा तो जो सबसे अच्छी चीज़ दिखी, सारी बुक के जो सार मुझे मिले कि शायद वो 4 लाइन में सर संतुष्ट भी होंगे और मैं संतुष्ट कर भी पाऊंगा, कि बुद्ध ने जो 4 मंत्र दिए कि इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है और निवारण के लिए मार्ग है, जो अष्टांग मार्ग उन्होंने दिया। और फिर हमने सोचा कि मैंने कबीर को पढ़ा, तो कबीर को जब मैंने पढ़ा तो काफ़ी कुछ सीखा। कबीर ने जो सहा है, देखा है, सहन किया है, वो उनका एक अलग थिंकिंग था। तो मैंने जब उनको पढ़ा तो जो सबसे अच्छी लाइन मुझे लगी कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुहा पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो फिर मैंने सोचा कि सर ने बड़ी मोटी मोटी, सर जब यूट्यूब पे लाइव होते हैं या यूट्यूब पे सर इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो बड़ी मोटी मोटी किताबें सर लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन बुद्ध और कबीर को ही सर क्यों सर ने चुना? सर इस पे आप कुछ हमें बताइए। देखिए, हम लोग जो गोरखपुर पूर्वांचल के लोग हैं, बुद्ध और कबीर बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। आप ये बताइए कि कबीर का कोई न कोई अंश हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता है। हर आदमी कबीर की चीज़ों से परिचित है, और कबीर की चीज़ों को नाम न सुना हो, उनका दोहे न पढ़े हो, तो भी हिंदुस्तान की जो आध्यात्मिकता है, जो आम आदमी जो एक दूसरे को मिलने पे राम राम करता है, वो कोई जो ट्रेडिशनल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला राम है, वो नहीं राम है, वो कबीर का राम है, जो आध्यात्मिक राम है, जो अदृश्य है, जो अनंत है, वो हर सर जगह पर पर्याप्त है। तो इसीलिए कबीर और बुद्ध को समझने के लिए किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं हो। कबीर भी कहते थे कि हम जो है लेखिन देखी में नहीं मानते, हम आँखिन देखी में मानते हैं। आँख से देखा हुआ अनुभव, प्रैक्टिकल, जो ज़िंदगी को देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, उसको हम मानते हैं। और देखिए, वो ज़िंदगी भर वो अपने कपड़े का काम करते रहे, जुलाहे का काम करते रहे। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि वेद की ज़रूरत नहीं है, किताबों की ज़रूरत नहीं है। गोरखनाथ ने भी मना कर दिया था। हम लोग इसी धरती के हैं। गोरखनाथ ने कहा कि वेद किताब सब बेकार चीज़ें हैं, ये पोंगा पंडितों का सब किया धरा है, इसकी ज़रूरत नहीं है ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि सबका, आपने बुद्ध की बात की, बुद्ध भी इंसान के दुखों की बात करते थे। ये सारे जो लोग हैं, ये भी सर प्रैक्टिकल थे, सब कुछ छोड़ के सत्य की खोज में निकले। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग जो है वो इंसान की तकलीफें समझने की कोशिश कर रहे थे। गोरखनाथ भी, जब यहाँ पे समाज में भेदभाव था, धर्म और जात के नाम पे बंटवारा था, ऊंचा था, नीचा था, उस समय भी ये सबको एक ऐसे दर्शन को लेकर के आए, अद्वैत दर्शन को लेकर आए, कि उसमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। हिंदू, आज की तारीख में भी हमारे जोगी हिंदू भी हो सकते हैं, नाथ संप्रदाय के जोगी हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। आप ये बताइए, इतनी खूबसूरती कहाँ से मिलेगी? और इसीलिए इस इलाके का होने के कारण बुद्ध और कबीर को अपनाने में, अंगीकार करने में, आत्मसात करने में हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। बहुत ही स्वाभाविक रूप से हमारी ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए। दुख की बात यह है, सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज की तारीख में हम इन्हीं को नकार रहे हैं। इनसे जैसे हमें बिल्कुल जैसे कोई रिश्ता नहीं है। इस शहर में भी मैं जब देखता हूँ कि गोरखनाथ के बारे में जब लोगों को नहीं पता है, गोरखनाथ की शिक्षाओं के बारे में नहीं पता है, गोरखनाथ जिस एक ईश्वर की बात करते थे, जिसके सामने सब बराबर हैं, उसके बारे में नहीं पता है, तो मुझे थोड़ा दुख होता है कि हम अपनी आध्यात्मिक विरासत को, इस देश की सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत को खोते जा रहे हैं। और यही कारण है, जब हम खोएंगे तो होगा क्या? उसकी जगह अज्ञान आएगा, और अज्ञान से क्या होगा? नफरत आएगी। क्योंकि हम जब समझते नहीं कि मैं क्या हूँ, सामने वाला क्या है, अगर हम समझ लें कि हम सब एक हैं, तो ये नफरत नहीं आएगी। आज जो इस देश में जो जाति को लेकर के जो संवाद हो रहा है, जो बातचीत हो रही है, जो धर्म को लेकर के हो रहा है, जिस तरीके से कितने ऐसी घटनाएं मिलती हैं कि मैं अपने देश की बात करूं, दूसरे देशों की अलग अलग समस्याएं, अपने देश में जैसे कितनी बार ऐसी घटनाएं बोलती हैं कि उसको पकड़ के बोलते हैं कि जय श्री राम बोल, नहीं तो किसी का दाढ़ी खींच लेते हैं। मतलब ये सब कहने में इतना डिमीनिंग लगता है, इतना खराब लगता है कि हम किस देश में रहने वाले हैं। और मैं सिर्फ हिंदुओं की कट्टरता की बात नहीं कर, मुसलमानों में भी कट्टरता है।
मुसलमानों में भी कट्टरता है कि वो एक ऐसा तबका है जो कि वो अपने जैसे कई उसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुसलमानों में कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वही करते हैं कि आपका भाई जब तक आप पूरे नमाज नहीं पढ़ेंगे तब तक आप पक्के मुसलमान नहीं, आप ये नहीं करेंगे तो मुसलमान नहीं है, वो नहीं। हिंदुओं में तुम ये नहीं करो तुम हिंदू नहीं है, तुम वो नहीं करोगे तो हिंदू नहीं। अरे ये सब क्या होता है? हिंदुस्तान और इस उप महाद्वीप की धरती जो है, और उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुआ करता था। बहुत दुख की बात है कि हमने उनको खो दिया। ये जो धरती है, ये धरती सबको मिलजुल करके ले करके आगे बढ़ती है। इस धरती पे जो अलग अलग धर्मों का, आज मैं दोपहर में कहीं भाषण था, उसमें एक मैंने गांधी आश्रम में पढ़ा जाने वाला एक भजन का हिस्सा पढ़ा था, जिसमें एक उस भजन में, गांधी के भजन में, आप पारसी धर्म को, ईसा क्रिश्चियनिटी को, इस्लाम को, सबको एक साथ याद करते हैं। तो वो चीज़ हमको समझने की ज़रूरत है, इस हिंदुस्तान की खूबसूरती। सर, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हज़ारों बुक्स होंगे जो आपने सजेस्ट किए होंगे, ये 3-4 बुक जो आप में परिवर्तन लेकर आया, वो युवाओं में भी लेकर आ सकता है, जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको जानना चाहते हैं, वो 3-4 बुक जो हर एक युवा को पढ़ना। देखिए, मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि मैं इस तरह की कोई बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे देने नहीं आया। हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी अलग होती है और हर एक ज़िंदगी की सोच और रास्ता और उद्देश्य अलग होते हैं। मैं किसी युवा को जो खेती करने जा रहा है, मैं उसको कहूँ कि तुम शेखर एक जीवनी अज्ञेय की पढ़ो, या रामचंद्र गुहा की गांधी पढ़ो, या क्वांटम मैकेनिक्स की एक किताब पढ़ो, उसका कोई भी मतलब नहीं है। मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ हर एक इंसान अलग होता है। हर एक इंसान की एक शख्सियत होती है, एक आइडेंटिटी होती है, अपनी पसंद होता है, व्यक्तित्व होता है, उसके अलग उद्देश्य होते हैं। आप चुनिए आपको क्या पसंद आता है, ईमानदारी से चुनिए। आपको जो पसंद आता है वो चुनिए और उसको पढ़िए। यही आपकी सफलता होगी। अगर आप अपने आप चुनने लगेंगे, आपको क्या चाहिए जानने लगेंगे, तो मेरी बताई 4 किताबों से पढ़ने से ज़्यादा ज्ञान और ज़्यादा आनंद प्राप्त करेंगे जब अपनी चुनी हुई, अपनी समझी हुई किताबें चुन करके पढ़ेंगे। वो भी एक रास्ता होता है चुनने का। जैसे मैं बनारस गया था, लाइब्रेरी में भटकता रहता था, केंद्रीय ग्रंथागार जो वहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी, भटकता रहता था, और अचानक कहीं से मुझे अमृता प्रीतम की किताब दिख गई, यज्ञ की किताब दिख गई, यशपाल की किताब दिख गई। ये मैं किताबें लेके आता था और वो देखता था, कभी बेकार किताबें भी होती थी, लेकिन ये था कि पहले कहीं सुना हो तो उसके आधार पर लेता था, वो बेकार किताबें भी आ जाती थी। मैं कहूँ कि चुनने की प्रक्रिया, समझने की प्रक्रिया, गलती करने की प्रक्रिया, सही करने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण सफलता होती है। तो गलतियाँ करने दीजिए लोगों को। मैं कहूँगा कि चुनने में गलतियाँ करना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे आप सीखते हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि मैं कुछ बताऊँ, इसके बजाय आप अपना रास्ता खुद चुनें। थैंक यू सर। तो हम पूर्व डीजीपी डॉक्टर विनोद कुमार मल्ल जी को सुन रहे थे। तमाम समस्याएं जो स्टूडेंट के लाइफ में आ सकती है, हमने प्रश्न पूछे, सर ने विस्तार से जवाब दिया। जो आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था, बुद्ध से कबीर तक, सर ने विस्तार से बताया। किसी भी प्रश्न को सर घुमाते नज़र नहीं आए। और जब मैंने बुक की बात की, सर ने कहा गलती करिए जैसे हमने गलती की, और फिर मैंने सीखा। आपको भी उसी सीखने के 2 तरीके होते हैं, या तो व्यक्ति किसी के अनुभव से, सर के अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं, या गलती करके सीखते हैं। कैमरा संभालने सतीश, मेरा नाम है शशि भूषण तिवारी, और आप इस समय उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं।